तो फ्रेंड्स, अभी तक अपन ने पार्ट ए जो आपने देखा होगा वीडियो का, उसमें अपन ने ये समझ लिया कि रीस्ट्रक्चरिंग क्या है, क्यों जरूरत है, कैसे रीस्ट्रक्चरिंग की जाती है कॉर्पोरेट्स में, बराबर। अपन ने ये भी देख लिया कि व्हाट आर दी टूल्स ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, फॉर एग्जांपल मर्जर, डीमर्जर, स्लम सेल, टेक ओवर, जो भी अपन ने देखे। अब पार्ट बी में, चैप्टर नंबर 1 के पार्ट बी में अपने को हर एक टेक्निक को थोड़ा ब्रीफ में समझना है। मतलब मर्जर क्या होता है, डीमर्जर क्या होता है, स्लम सेल क्या होता है, टेक ओवर क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, और जितने भी नाम यहां मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, बराबर। इन डिटेल्स, इन ब्रीफ में समझने के पहले, इन सारी टेक्निक्स को ब्रीफ में समझने के पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि हर एक टेक्निक पे आपको डिटेल में आगे जाके चैप्टर्स है। तो यहां पर सिर्फ अपन पार्ट बी में सिर्फ ब्रीफ में समझेंगे कि मर्जर क्या है, डीमर्जर क्या है, स्लम सेल क्या है, टेक ओवर क्या है, बराबर। चलिए शुरू करते हैं। पहली अपनी जो टेक्निक रीस्ट्रक्चरिंग की है वो कौन सी है? मर्जर, बराबर। कौन सी है? मर्जर। देखते हैं मर्जर। अब बेसिकली मर्जर को ही अमलगमेशन भी बोला जाता है और एब्जॉर्प्शन भी बोला जाता है। क्लियर? आप मर्जर बोलो, आप अमलगमेशन बोलो, आप एब्जॉर्प्शन बोलो, कंपनीज एक्ट में इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मर्जर, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एक ही समान है। क्लियर? इनके और डिटेल में अपन जब मर्जर अमलगमेशन के चैप्टर्स में जाएंगे तो वहां अपन समझेंगे। यहां आपने को सिर्फ ब्रीफ में देखना है। अब देखिए मर्जर कैसा होता है। मर्जर आप दो तरीके से कर सकते हो। क्लियर? कितने तरीके से कर सकते हो? दो तरीके से। देखते हैं कैसे दो तरीके हैं। चलिए समझते हैं। लेट्स से देयर इज अ कंपनी ए लिमिटेड, देयर इज अ कंपनी बी लिमिटेड। क्लियर? और ये दोनों आपस में मर्ज या अमलगमेट होने जा रही है। तो इन्होंने क्या किया, एक सी लिमिटेड जो कि एक न्यू कंपनी है, ये फॉर्म करी, और ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों मर्ज हो गए सी लिमिटेड में। मतलब क्या? ए लिमिटेड के जितने भी असेट्स थे वो किसको चले गए? सी लिमिटेड के पास। बी लिमिटेड के जितने भी असेट्स थे वो भी किसके पास चले गए? सी लिमिटेड के पास। ए लिमिटेड की जितनी भी लाइबिलिटीज थी वो भी सी के पास चली गई, बी की जितनी भी लाइबिलिटीज थी वो भी सी के पास चली गई, और ए लिमिटेड और बी लिमिटेड बंद हो गए, वाइंड अप हो गए। मतलब इसमें क्या हुआ, जो दो कंपनीज थी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, वो आपस में मर्ज हुई। मर्ज होके वो काय में मर्ज हो गई? सी लिमिटेड में मर्ज हो गई। तो जिन कंपनीज का मर्जर या अमलगमेशन हो रहा है, बताओ यहां पर किसका हो रहा है मर्जर या अमलगमेशन? ए लिमिटेड, बी लिमिटेड का। तो उनको बोलते हैं अमलगमेटिंग कंपनीज। क्या बोलेंगे? अमलगमेटिंग कंपनीज या ट्रांसफरर कंपनी। क्लियर? या तो आप बोलोगे अमलगमेटिंग कंपनी या तो ट्रांसफरर कंपनी। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड क्या कहलाएंगी? अमलगमेटिंग या ट्रांसफरर कंपनी। और जिन कंपनी में इसका अमलगमेशन हुआ, जो फाइनल रिजल्ट निकला, कौन निकला फाइनल रिजल्ट? सर सी लिमिटेड निकला। तो सी लिमिटेड कहलाएगा अमलगमेटेड कंपनी। क्या कहलाएगा? अमलगमेटेड कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी। क्लियर हो रहा है? तो जिन कंपनीज का मर्जर या अमलगमेशन होता है उनको क्या बोलते हैं? अमलगमेटिंग कंपनी या ट्रांसफरर कंपनी। और जो न्यू कंपनी फॉर्म हो रही है जिसमें उन लोगों का मर्जर अमलगमेशन हुआ, उसको क्या बोलेंगे? अमलगमेटेड कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी। एक और तरीके का होता है, देखते हैं एक और तरीके का कौन सा मर्जर अमलगमेशन। लेट्स से देयर इज अ ए लिमिटेड एंड देयर इज अ बी लिमिटेड। यहां पे कोई न्यू एंटिटी फॉर्म नहीं हो रही। ए लिमिटेड बी लिमिटेड में जाके मर्ज हो गया और ए लिमिटेड ने अपने आप को बंद कर लिया। मतलब ए लिमिटेड के जितने असेट्स थे, जितनी लाइबिलिटीज थी, वो कहां चली गई? बी लिमिटेड में चली गई। तो जिसका मर्जर या अमलगमेशन हुआ, किसका हुआ? ए लिमिटेड का। तो ए लिमिटेड कौन कहलाएगा? ट्रांसफरर कंपनी या अमलगमेटिंग कंपनी। और जिसमें हुआ उसको क्या बोलोगे? ट्रांसफरी कंपनी। बराबर। तो मर्जर, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, या तो फिर, है ना, या तो फिर दो एंटिटीज मिलके एक न्यू एंटिटी बनाती हैं। जिन दो एंटिटीज का मर्जर अमलगमेशन हुआ उनको क्या बोलते हैं? अमलगमेटिंग कंपनी या ट्रांसफरर कंपनी। और जिस न्यू एंटिटी में वो गए उसको क्या बोलेंगे? अमलगमेटेड कंपनी या ट्रांसफरी कंपनी। ट्रांसफरर, ट्रांसफरी। बराबर। अब एक और होता है, यहां पर कोई न्यू एंटिटी फॉर्म नहीं होती, दो एग्जिस्टिंग एंटिटीज हैं,
एक एग्जिस्टिंग एंटिटी दूसरी एग्जिस्टिंग एंटिटी में चली जाती है। तो इधर ए लिमिटेड क्या हो गया, ट्रांसफरर, और बी लिमिटेड क्या हो गया, ट्रांसफर। दोनों में से चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, दोनों ही क्या कहलाते हैं, मर्जर, अमलगमेशन या एब्जॉर्प्शन। क्लियर, समझा थोड़ा बहुत। अपन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो डिटेल जब चैप्टर्स में जाएंगे तो आपको और क्लियर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पहला टूल जो रिस्ट्रक्चरिंग का अपन ने देखा वो क्या था, मर्जर या अमलगमेशन, बराबर। अब मर्जर या अमलगमेशन जो है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके का, दो तरीके का। कौन से दो तरीके का देखते हैं। एक मर्जर या अमलगमेशन को बोला जाता है कोजेनेरिक मर्जर। क्या बोला जाता है, कोजेनेरिक मर्जर। क्लियर, एक टाइप का मर्जर होता है कोजेनेरिक मर्जर, दूसरे टाइप का होता है कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। क्लियर, एक मर्जर को क्या बोला जाता है, कोजेनेरिक मर्जर, एक मर्जर को क्या बोला जाता है, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। अब कोजेनेरिक मर्जर भी दो टाइप का होता है। क्लियर, कितने टाइप का कोजेनेरिक मर्जर, दो टाइप का होता है। कौन से दो टाइप का होता है देखते हैं। एक या तो कोजेनेरिक होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर, या तो होता है वर्टिकल मर्जर। क्लियर, तो मर्जर या अमलगमेशन दो टाइप के, कोजेनेरिक या कॉन्ग्लोमेरेट। कोजेनेरिक मर्जर भी दो टाइप के, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अब वर्टिकल मर्जर भी दो टाइप का होता है। क्लियर, वर्टिकल मर्जर भी कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। कौन से दो टाइप का देखते हैं, चलो। या तो वर्टिकल होता है फॉरवर्ड, या तो होता है बैकवर्ड। क्लियर, तो अपन ने ये समझा कि मर्जर एंड अमलगमेशन दो टाइप के होते हैं, या तो कोजेनेरिक मर्जर या तो कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। कोजेनेरिक मर्जर भी दो टाइप का होता है, या तो हॉरिजॉन्टल नहीं तो वर्टिकल। वर्टिकल मर्जर भी दो टाइप का होता है, या तो फॉरवर्ड नहीं तो बैकवर्ड। अब समझते हैं ये क्या है। देखिए, पहले अपन समझते हैं कोजेनेरिक मर्जर के बारे में। क्लियर, कौन सा मर्जर, कोजेनेरिक मर्जर। कोजेनेरिक मर्जर वो मर्जर है, मर्जर ऑफ कंपनीज बिलोंग्स टू सेम इंडस्ट्री। क्लियर, अगर सेम इंडस्ट्री वाली कंपनीज का मर्जर हो रहा है तो उसको बोलेंगे कोजेनेरिक मर्जर। एग्जांपल, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं एग्जांपल बनाता हूं। कोजेनेरिक मर्जर, क्लियर, कोजेनेरिक मर्जर का अपने को एग्जांपल देखना है। अपन ने अभी क्या समझा, कोजेनेरिक मर्जर किसको बोलते हैं, कोजेनेरिक मर्जर उसको बोलते हैं अगर सेम इंडस्ट्रीज में मर्जर हो रहा है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, एग्जांपल लेट से दो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री वाली कंपनीज हैं, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। एग्जांपल वोडाफोन प्लस आइडिया। क्या दोनों सेम इंडस्ट्रीज में बिलोंग करती हैं, हाँ सर, वोडाफोन भी मोबाइल सर्विस देता है, आइडिया भी मोबाइल सर्विस देता है। तो जब सेम इंडस्ट्रीज वाली का मर्जर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोजेनेरिक मर्जर। एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मारुति प्लस टाटा मोटर्स। क्या ये भी सेम इंडस्ट्री में बिलोंग करती है, हाँ सर, ये भी सेम इंडस्ट्री में बिलोंग करती है। मारुति भी कार बनाती है, टाटा मोटर्स भी कार बनाती है। तो जब दो सेम इंडस्ट्रीज वाली कंपनीज का मर्जर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कोजेनेरिक मर्जर। क्लियर हुआ, तो कोजेनेरिक मर्जर यानी मर्जर ऑफ कंपनीज बिलोंग्स टू सेम इंडस्ट्री। अब कोजेनेरिक मर्जर अपन ने देखा कितने टाइप का है, दो टाइप का है। क्लियर, एक होता है कौन सा, एक होता है सर हॉरिजॉन्टल, कौन सा, हॉरिजॉन्टल, और दूसरा होता है वर्टिकल। क्लियर, अपन ने कोजेनेरिक मर्जर का समझ लिया, मतलब कि अगर दो इंडस्ट्रीज वाली कंपनीज का मर्जर हो रहा है तो कोजेनेरिक मर्जर है। क्लियर, अब कोजेनेरिक मर्जर भी दो तरीके का होता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल मर्जर मतलब सेम इंडस्ट्री एंड सेम एक्टिविटी, मतलब इंडस्ट्री भी सेम है और काम भी सेम है,
तो उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल कोजेनरिक मर्जर। नहीं समझा, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर से समझते हैं। देखो कोजेनरिक मर्जर मतलब अगर टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री वाली मर्जर हो रही है दो कंपनीज का तो कोजेनरिक। अब अगर इनका काम भी सेम है तो वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल। फॉर एग्जांपल वोडाफोन क्या करता है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देता है, आइडिया भी टेलीकम, काम भी सेम है, तो ये बन गया कोजेनरिक का कौन सा एग्जांपल, हॉरिजॉन्टल। क्लियर। मारुति और टाटा दोनों सेम इंडस्ट्रीज, काम क्या करती हैं सर, मारुति भी कार बनाती है, टाटा मोटर्स भी कार बनाती है, मतलब ये भी काय का हो गया, हॉरिजॉन्टल। तो अगर आपका इंडस्ट्री भी सेम है और काम भी सेम है, एक्टिविटी भी सेम है, तो आप कौन सा कोजेनरिक कहलाओगे, हॉरिजॉन्टल। लेकिन अगर आपका इंडस्ट्री सेम है, यार वर्टिकल, सेम इंडस्ट्री बट डिफरेंट एक्टिविटी, इंडस्ट्री सेम है काम अलग अलग है, उसको बोलेंगे वर्टिकल। अब वर्टिकल भी दो तरीके के हैं, एक है फॉरवर्ड वर्टिकल और दूसरा है बैकवर्ड वर्टिकल। अब ये क्या है देखते हैं, चलिए। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट टाटा मोटर्स प्लस एमआरएफ टायर्स। क्लियर। अपन किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, अपन ले रहे हैं टाटा मोटर्स प्लस एमआरएफ टायर। क्लियर। टाटा मोटर्स और एमआरएफ टायर दोनों कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, सर ऑटोमोबाइल को बिलोंग करते हैं, बराबर। दोनों कौन सी इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, सर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि दोनों की इंडस्ट्री सेम है, मतलब ये कौन सा मर्जर, कोजेनरिक। लेकिन टाटा मोटर्स तो कार बनाती है और एमआरएफ टायर्स बनाती है, एक्टिविटी कैसी है, अलग अलग, तो ये हो गया कोजेनरिक में वर्टिकल। फिर से समझिए, अगर आपकी इंडस्ट्री भी सेम है और काम भी सेम है, जैसे यहां वाला एग्जांपल, तो हॉरिजॉन्टल। इंडस्ट्री सेम है लेकिन काम आपका अलग अलग है, तो आप कौन सा कहलाओगे, वर्टिकल। क्लियर। देखते हैं। सो सेम इंडस्ट्री, जैसे टाटा मोटर्स और एमआरएफ टायर सेम इंडस्ट्री, लेकिन एक बनाती है कार एक बनाती है टायर, तो वर्टिकल। क्लियर। अब वर्टिकल में भी कितने टाइप है, दो, एक है फॉरवर्ड और एक है बैकवर्ड। फॉरवर्ड यानी मैन्युफैक्चरर का मर्जर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, बैकवर्ड यानी मैन्युफैक्चरर का मर्जर रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ। अब ये क्या चीज है देखते हैं, चलिए। लेट्स से टाटा मोटर्स कार बनाती है, एमआरएफ टायर्स टायर्स बनाती है, क्या मैं ये बोल सकता हूं ये इसका रॉ मटेरियल सप्लायर है, भाई एमआरएफ टायर्स तो टाटा मोटर्स के लिए रॉ मटेरियल सप्लायर हो गया ना, मतलब कार वाले ने टायर वाले के साथ मर्जर किया, रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ पीछे वाले के साथ किया, मतलब पहले तो टायर बना बाद में कार बनी। तो मैं अगर मेरे रॉ मटेरियल सप्लायर के साथ मर्जर करता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, बैकवर्ड मर्जर। क्या बोलेंगे, बैकवर्ड मर्जर। लेकिन अगर मान लीजिए टाटा मोटर्स प्लस उसका डिस्ट्रीब्यूटर का मर्जर हो गया, दोनों ऑटोमोबाइल में डील कर रहे, टाटा मोटर कार बना रहा, डिस्ट्रीब्यूटर कार बेच रहा, बराबर, तो कौन सा, कोजेनरिक लेकिन वर्टिकल। तो इसको बोलेंगे आगे वाले के साथ, क्या ना मैंने कार बनाई फिर मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मर्ज कर लिया, तो उसको बोलेंगे फॉरवर्ड कोजेनरिक, फॉरवर्ड वर्टिकल। क्लियर। वापस एक बार, कोई दिक्कत नहीं, फिर से अपन एक बार समझेंगे। देखिए कोजेनरिक मर्जर अभी अपन ने देखा, अगर बिटवीन सेम इंडस्ट्रीज हो रहा है तो कोजेनरिक है। अब कोजेनरिक भी दो टाइप के हैं, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, बराबर। हॉरिजॉन्टल में इंडस्ट्री भी सेम एक्टिविटी सेम, एग्जाम्पल वोडाफोन और आइडिया, इंडस्ट्री भी सेम एक्टिविटी सेम। मारुति और टाटा, इंडस्ट्री भी सेम एक्टिविटी भी सेम, तो कौन सा हो गया, हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल की तरफ आते हैं। वर्टिकल में इंडस्ट्री सेम है लेकिन काम अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स एंड एमआरएफ टायर्स दोनों गाड़ियों से रिलेटेड काम कर रहे थे, कोजेनरिक, लेकिन एक्टिविटी अलग अलग। अब वर्टिकल में भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड मतलब अपन आपने आगे वाले को मर्ज कर रहे हैं, मतलब टाटा मोटर्स ने अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर आगे वाले को मर्ज कर लिया तो फॉरवर्ड हो गया, अगर टाटा मोटर्स ने पीछे वाले रॉ मटेरियल सप्लायर को मर्ज किया तो बैकवर्ड हो गया। क्लियर। सो दिस इज अबाउट कोजेनरिक मर्जर। अब फिर अपन ने देखा था एक और मर्जर होता है, कौन सा,
कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। को कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज की कंपनी का मर्जर होगा तो कौन सा मर्जर कहलाएगा? कॉन्ग्लोमेरेट। मतलब क्या हुआ सर इसका? देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स का मर्जर हो रहा है डोमिनोज के साथ। टाटा मोटर्स कार बनाता है, डोमिनोज फूड में है। क्या दोनों की इंडस्ट्रीज अलग अलग हैं? हाँ। तो अगर दो डिफरेंट इंडस्ट्रीज का मर्जर हो रहा है, जो जो अलग अलग बिजनेस डील करती हैं, ऐसा मर्जर हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। क्या बोलेंगे? कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। क्लियर हुआ? तो मर्जर दो टाइप के हैं, अपन ने अभी समझा। कौन से दो टाइप के हैं? देखो, एक कोजेनरिक, दूसरा कॉन्ग्लोमेरेट। बराबर। फिर कोजेनरिक मर्जर, सेम इंडस्ट्रीज में होने वाला मर्जर कोजेनरिक कहलाएगा। इंडस्ट्री भी सेम, काम भी सेम, तो हॉरिजॉन्टल। अगर इंडस्ट्री सेम, काम अलग अलग, तो वर्टिकल। आगे वाले को मर्ज किया तो फॉरवर्ड, पीछे वाले को मर्ज किया तो बैकवर्ड। अगर दो डिफरेंट बिजनेसेस का मर्जर हो रहा है, मतलब दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो टाटा मोटर्स और डोमिनोज का मर्जर हो गया। तो दो डिफरेंट एक्टिविटीज है, एक बनाता है कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, एक है फूड इंडस्ट्री में। तो ऐसे मर्जर को क्या बोलते हैं? कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। क्लियर? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अपन ने मर्जर देख लिया। बराबर। अब आगे बढ़ते हैं। तो मर्जर कोजेनरिक हो गया, उसके बाद अपन ने देखा हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल में अपन ने बैकवर्ड, फॉरवर्ड, कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगला रिस्ट्रक्चरिंग का जो तरीका है वो क्या है? वो है डीमर्जर। अब देखते हैं डीमर्जर क्या होता है। चलिए, डीमर्जर। बराबर। अगला क्या है? डीमर्जर। एक और तरीका रिस्ट्रक्चरिंग करने का, कौन सा? डीमर्जर। अब डीमर्जर यानी क्या? लेट्स से देयर इज अ एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड के दो बिजनेसेस हैं, बिजनेस ए एंड बिजनेस बी। क्लियर? बिजनेस ए इज इनटू फूड, ठीक है, फूड का बिजनेस है, फूड मैन्युफैक्चरिंग। बिजनेस बी इज क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग। क्लियर? एक्स लिमिटेड में ही दो बिजनेसेस हैं, बिजनेस ए, बिजनेस बी। बिजनेस ए इज इनटू फूड बिजनेस, बिजनेस बी इज इनटू क्लोथ बिजनेस। अब एक्स लिमिटेड ने क्या सोचा कि यार मैं एक काम करता हूं, अभी तो मैं ही दोनों बिजनेस कर रहा हूं, अब मैं एक काम करता हूं, बिजनेस बी को अलग कर देता हूं और इसके लिए नई कंपनी बना देता हूं, वाई लिमिटेड। तो जब आप अपने कोई बिजनेस को, कोई अंडरटेकिंग को आपसे अलग कर देते हो, तो उसको बोला जाता है डीमर्जर। क्लियर? जब आप बिजनेसेस को एक साथ लाते हो तो क्या बोलते हैं? मर्जर। जब आप बिजनेसेस को अलग अलग कर देते हो, तो एक्स लिमिटेड ही पहले दो बिजनेसेस करता था, बिजनेस ए फूड का, बिजनेस बी क्लोथ का। अब एक्स लिमिटेड ने सोचा नहीं, अब मैं सिर्फ बिजनेस ए फूड का करूंगा और बिजनेस बी वाई लिमिटेड में करूंगा करूंगा लेकिन अलग से कंपनी बना के करूंगा, एक्स नहीं करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? डीमर्जर बोलेंगे। क्लियर? सो सेकंड टेक्निक क्या थी? वो थी डीमर्जर। अब तीसरा एक और तरीका है स्लम सेल। देखते हैं स्लम सेल क्या होता है। चलिए, स्लम सेल। अब स्लम सेल क्या है? देखिए, लेट्स से देयर इज अ कंपनी एबीसी लिमिटेड, ठीक है, देयर इज अ कंपनी डीईएफ लिमिटेड। दोनों सेपरेट कंपनीज है, एबीसी का डीईएफ से कोई लेना देना। एबीसी लिमिटेड इज इनटू थ्री बिजनेसेस, बिजनेस एक्स, बिजनेस वाई, बिजनेस जेड। क्लियर? एबीसी लिमिटेड तीन बिजनेसेस में, एक्स वाई जेड। अब एबीसी लिमिटेड का चाहता है कि वो एक्स और वाई बिजनेस तो करे, लेकिन जेड बिजनेस उसको नहीं करना है, उससे संभल नहीं रहा है या उसको इंटरेस्ट नहीं बनता है। तो जेड लिमिटेड, तो एबीसी लिमिटेड ने अपना जेड बिजनेस पूरा का पूरा डीईएफ लिमिटेड को सेल कर दिया विथ अ लमसम प्राइस। लमसम प्राइस मतलब जेड लिमिटेड के असेट्स का वैल्यूएशन अलग से नहीं किया गया कि भाई फर्नीचर इतने का है, बिल्डिंग इतनी, ऐसा नहीं। जेड लिमिटेड की एक वैल्यू थी 100 करोड़। एबीसी लिमिटेड ने डीएफ लिमिटेड को बोला कि मैं जेड बिजनेस बेचना चाहता हूं, तू खरीदेगा क्या 100 करोड़ में? डीएफ बोलता है हाँ मैं खरीद लूंगा। जेड लिमिटेड के असेट्स को अलग अलग नहीं बेचा गया, जेड लिमिटेड के पूरे असेट्स एक साथ बिक गए।
तो एक और बात समझते हैं, फॉर एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड को जेड बिजनेस नहीं करना था, तो उसने क्या सोचा कि यार मैं जेड को बेच देता हूं। तो एक तरीका तो क्या था कि आप जेड का बिल्डिंग अलग बेचो, फर्नीचर अलग बेचो, प्लांट एंड मशीनरी अलग बेचो, दैट इज कॉल्ड पीस मील सेल, टुकड़े टुकड़े में बेचा। लेकिन एबीसी लिमिटेड ने डिसाइड किया कि मेरे को जेड बिजनेस नहीं करना है और मैं इसका एक प्राइस निकालता हूं, सिंगल प्राइस, 100 करोड़ रुपए। डीएफ लिमिटेड ने बोला मैं 100 करोड़ में पूरा का पूरा जेड खरीदने के लिए तैयार हूं। तो जब आप अपने बिजनेस को एक साथ एक वैल्यू में बेचते हो, आपने ये नहीं किया कि जेड की बिल्डिंग को अलग बेचा, जेड की प्लांट एंड मशीनरी को अलग बेचा, जेड के फर्नीचर, ऐसा नहीं किया। पूरा प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर सबको मिला के वैल्यू निकाली 100 करोड़ और पूरा का पूरा डीएफ लिमिटेड को बेच दिया लमसम प्राइस में। इस तरीके के सेल को क्या बोलते हैं? स्लम सेल। इसके लिए कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन है वो है सेक्शन 180। क्लियर? कौन सा सेक्शन आपको फॉलो करना पड़ता है? सेक्शन 180। और अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो आपको सेक्शन 110 भी फॉलो करना पड़ेगा। बराबर? कौन सा सेक्शन और फॉलो करना पड़ेगा? सेक्शन 110 भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। बराबर? क्लियर? चलिए अब और आगे अपन समझेंगे कि और क्या अभी अपने को और क्या समझना है। क्लियर? सो आपने को मर्जर समझ गया है, अपने को डीमर्जर समझ गया है, अपन ने मर्जर के टाइप्स भी देख लिए हैं, अपन ने स्लम सेल के टाइप्स भी देख लिए हैं। बराबर? स्लम सेल पर अपन ने ये भी देख लिया कि सेक्शन कौन सा लगता है, बताओ चलो सेक्शन कौन सा लगता है? 110। सेक्शन 180 तो आपको अप्लाई करना ही है, उसके अलावा आपको और कौन सा सेक्शन फॉलो करना है? सेक्शन 110। अब सेक्शन 110 किस चीज का है? सेक्शन 110 आपको जो फॉलो करना है वो तभी फॉलो करना है अगर आपकी कंपनी कौन सी है? लिस्टेड कंपनी। कौन सी कंपनी है? लिस्टेड कंपनी है। बराबर? अगर आपकी लिस्टेड कंपनी नहीं है तो आपको सिर्फ 180 फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा? 180। क्लियर? अच्छा चलिए एक बार और रिवाइज कर लेते हैं मर्जर के बारे में, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अपन ने देखा कि मर्जर में मर्जर में कितने टाइप के मर्जर थे? कोजेनरिक मर्जर था और कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर था। बराबर? कोजेनरिक मर्जर के बाद, बराबर, कोजेनरिक मर्जर था और कॉन्ग्लोमेरेट मर्जर था। कोजेनरिक मर्जर कितने टाइप का होता था? चलो बताओ, कोजेनरिक मर्जर कितने टाइप का होता था? कोजेनरिक मर्जर सर दो टाइप का होता था। एक होता था कौन सा? चलो बोलो, एक होता था कौन सा? एक होता था, बोलो बोलो जल्दी, एक होता कौन सा? कोजेनरिक में होता था एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल भी कितने टाइप के होते थे? फॉरवर्ड और बैकवर्ड। बराबर? क्लियर हो गया वहां तक? चलो गुड, अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगला रिस्ट्रक्चरिंग का जो टेक्निक है वो कौन सा है? टेक ओवर। बराबर? कौन सी टेक्निक है? टेक ओवर। चलिए देखते हैं टेक ओवर क्या है। टेक ओवर। क्लियर? अब टेक ओवर क्या होता है चलिए देखिए। लेट्स से देयर इज अ कंपनी ए लिमिटेड, देयर इज अ कंपनी बी लिमिटेड। ठीक है? अगर ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को अपने अंदर ले लिया और बी बंद हो गई तो उसको क्या बोलते हैं? मर्जर। टेक ओवर में क्या होगा? टेक ओवर में बी लिमिटेड के जो शेयर्स हैं, क्या हैं? शेयर्स। बराबर? बी लिमिटेड के क्या हैं? शेयर्स हैं, वो ए लिमिटेड खरीद लेगा। बी लिमिटेड के क्या? शेयर्स, वो ए लिमिटेड खरीद लेगा, परचेस कर लेगा। मतलब यहां पर कोई एंटिटी का एग्जिस्टेंस खत्म नहीं होगा। बी लिमिटेड जैसी है वैसी ही रहेगी, ए लिमिटेड जैसी है वैसी है, बस बी लिमिटेड के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे उनसे ए लिमिटेड उनके शेयर खरीद लेगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा कि जो ए लिमिटेड है वो मालिक बन जाएगा किसका? बी लिमिटेड का। समझ में आ रहा है क्या हुआ? कि भाई टेक ओवर में, मर्जर में क्या होता था? देखो मर्जर में क्या होता था? मर्जर में होता था ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड दोनों आपस में मिलते थे और ये दोनों क्या बना लेते थे? सी लिमिटेड। तो ए के असेट्स भी सी में चले जाते थे, बी के असेट्स भी सी में चले जाते थे। बराबर? यहां पर ए के असेट्स ए के पास ही रहेंगे, बी के असेट्स बी के पास ही रहेंगे। क्लियर? अब सिर्फ अंतर यह होगा कि बी लिमिटेड के जो पहले के शेयर होल्डर्स थे वो अपने शेयर किसको बेच देंगे? ए लिमिटेड। अगर आपको क्या करना है? टेक ओवर करना है। क्लियर? क्या करना है? टेक ओवर। तो इसके लिए क्या फॉलो करना पड़ेगा वो अपने को देखना है। देखिए अगर आपको क्या करना है? टेक ओवर, तो आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है,
या कंपनी लिस्टेड कंपनी। क्लियर। अनलिस्टेड कंपनी के लिए फॉलो करना है सेक्शन 235 एंड 236। क्लियर। कौन से सेक्शन फॉलो करना है? 235 236। लिस्टेड कंपनी है तो आपको फॉलो करना है सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड शेयर ट्रांसफर रेगुलेशंस। क्लियर। क्या फॉलो करना है? सब्सटेंशियल एक्विजिशन एंड शेयर ट्रांसफर रेगुलेशन 2011। तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे, अपन टेक ओवर में जब डिटेल में जाएंगे तो अपने को ये पूरे रेगुलेशंस पढ़ना है। अभी आपके काम की चीज क्या है? अभी आपके काम की चीज ये है कि अगर ए लिमिटेड प्लस बी लिमिटेड मिलकर सी लिमिटेड बना रहे हैं तो ये क्या बन गया? मर्जर बन गया। लेकिन अगर ए लिमिटेड बी लिमिटेड के क्या खरीद ले रहा है? शेयर्स खरीद ले रहा है, मतलब ये क्या बन गया? टेक ओवर। टेक ओवर और मर्जर में अंतर क्या है? मर्जर में जो दो कंपनीज का मर्जर होता है उनका वाइंडिंग अप हो जाता है, वो बंद हो जाती है। लेकिन टेक ओवर में कोई कंपनी बंद नहीं होती, ए भी चालू रहेगी, बी भी चालू रहेगी, सिर्फ शेयर होल्डिंग चेंज हो जाएगी। बराबर? क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये हो गया अपना टेक ओवर। अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगला तरीका रीस्ट्रक्चरिंग का होता है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट। ये किया जाता है बाय गवर्नमेंट। कौन करता है? ये गवर्नमेंट करती है। अब ये क्या चीज है? चलिए ये भी समझते हैं। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, अपन क्या समझने जा रहे हैं? डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर। देखते हैं क्या है। लेट्स से देयर इज अ कंपनी, लेट्स से ABC लिमिटेड। ठीक है, इसके जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट के पास हैं। किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ी, है ना? जैसे अभी मान लीजिए लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, कोरोना वायरस चल रहा है, बराबर? तो गवर्नमेंट को बहुत पैसे की जरूरत पड़ रही है। तो अब गवर्नमेंट पैसा कहां से लाए? तो गवर्नमेंट ने सोचा कि यार ये जो एबीसी लिमिटेड के शेयर्स हैं, इन शेयर्स को मैं सेल कर देती हूँ पब्लिक को बेच देती हूँ। और पब्लिक जब गवर्नमेंट से ये शेयर्स खरीदेगी तो मनी दे देगी। तो देखो गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया। तो जब गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स पब्लिक को क्या करती है? सेल करती है, तो उसको क्या बोला जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट करना। क्लियर। डिसइन्वेस्टमेंट आप और मैं नहीं करते, डिसइन्वेस्टमेंट हमेशा कौन करती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट के पास जो गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एलआईसी के शेयर्स हैं गवर्नमेंट के पास, है ना? है ना? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एलआईसी के शेयर्स किसके पास है? बताओ। गवर्नमेंट के पास है। अब गवर्नमेंट ने सोचा पैसे की जरूरत है तो ये शेयर्स मैं क्या कर देती हूँ? सेल कर देती हूँ। किसको? पब्लिक को। पब्लिक खरीदेगी, गवर्नमेंट को क्या दे देगी? पैसे। तो जब गवर्नमेंट उनके पास जो शेयर्स होते हैं, जब वो पब्लिक को शेयर सेल करती है तो उसको क्या बोला जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बोला जाता है? डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट करने की एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है सर? देखते हैं। चलो, सबसे पहले, है ना, अगर गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो गवर्नमेंट को ये प्रोसेस फॉलो करनी है। गवर्नमेंट की एक कमिटी होती है, कैबिनेट कमिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। कौन सी कमिटी होती है? चलो नाम बताओ, कौन सी कमिटी होती है? कैबिनेट कमिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर। इस कमिटी के पास सबसे पहले गवर्नमेंट का प्रपोजल जाता है। क्या जाता है? प्रपोजल। प्रपोजल मतलब गवर्नमेंट बताती है इस कमिटी को कि हम देखो एलआईसी के शेयर्स बेचना चाहते हैं, और ये कमिटी फिर अप्रूवल देती है। जब तक ये कमिटी अप्रूवल नहीं देगी तब तक गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएगी। तो गवर्नमेंट को कभी भी अगर डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो पहले किसके पास जाना पड़ेगा? कैबिनेट कमिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट के पास, और उनसे क्या लेना पड़ेगा? अप्रूवल। अप्रूवल लेने के बाद इस डिसइन्वेस्टमेंट को गवर्नमेंट जो लोग भी गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे उनका अपॉइंटमेंट होगा। तो कौन कौन लोग? मर्चेंट बैंकर्स जैसे अपन ने सुना है ना, डिपॉजिटरीज हो गया, आरबीआई हो गया। तो जो जो लोग भी गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे, है ना, तो सबसे पहले किसके पास गए? कैबिनेट कमिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट के पास। उनका क्या ले लिया? अप्रूवल ले लिया। उसके बाद गवर्नमेंट को जो लोग भी डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एडवाइस देंगे उनका सिलेक्शन हो गया। उनके सिलेक्शन के बाद क्या होगा? फिर गवर्नमेंट लीडिंग न्यूज़पेपर में क्या निकाल देगी? एडवर्टाइजमेंट की देखो
जो लोग भी LIC के शेयर्स खरीदना चाहता है वो लोग आके बिड करो कि आप कितने में खरीदोगे। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना है, गवर्नमेंट अगर डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो किसके पास जाएगी, कैबिनेट कमिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट के पास, और उससे क्या लेकर आएगी, अप्रूवल ले लिया। अप्रूवल लेने के बाद गवर्नमेंट एडवाइजर्स को अपॉइंट कर लेगी, जो लोग भी गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगे, मर्चेंट बैंकर हो गया, रजिस्ट्रार टू इशू हो गया, जो लोग भी हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट क्या निकालेगी, एडवर्टाइजमेंट निकालेगी न्यूज़पेपर में कि जो लोग भी शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं वो लोग इंटरेस्ट दिखाएं, बिड करें। फिर बिड आ जाएंगी, जिन लोगों की भी बिड क्वालिफाई करती होंगी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर चूंकि गवर्नमेंट शेयर क्या कर रही है, बेच रही है, तो शेयर परचेज एग्रीमेंट बनेगा और शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनेगा, जो लोग खरीद रहे हो गवर्नमेंट के बीच में। फिर इन शेयर परचेज एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट का फाइनलाइजेशन हो जाएगा और फाइनल अप्रूवल के बाद डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो अपन एक बार प्रोसेस बना लेते हैं। क्लियर। प्रोसेस क्या है देखिए, सबसे पहले प्रपोजल टू कैबिनेट कमिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट, बराबर। इनके पास सबसे पहले डिसइन्वेस्टमेंट का प्रपोजल जाएगा एंड देयर अप्रूवल, और इनका अप्रूवल लगेगा। अप्रूवल आने के बाद सिलेक्शन ऑफ एडवाइजर्स, जो लोग भी गवर्नमेंट को क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, वो आएगा। उसके बाद फिर क्या करेगी गवर्नमेंट, देखो, इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। क्लियर। इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर आ जाएगा, बराबर। उसके बाद क्या होगा, इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर के बाद क्या होगा, चलो बताओ, जल्दी बताओ। इश्यू ऑफ एडवर्टाइजमेंट, सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, सबसे पहले गवर्नमेंट ने किया कि भाई हमने सबसे पहले किसके पास भेजा, ये कैबिनेट कमिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट के पास भेजा कि देखो हम क्या करना चाहते हैं, हम डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बराबर। उसके बाद जब तक कैबिनेट कमिटी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट का अप्रूवल नहीं आएगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, गवर्नमेंट उस प्रोसेस को आगे नहीं ले जा पाएगी। उसके बाद फिर क्या होगा, गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करेगी, एडवाइजर को अपॉइंट करेगी, जो लोग भी गवर्नमेंट को इससे रिलेटेड क्या करेंगे, एडवाइस देंगे। क्लियर। उसके बाद क्या होगा, चलो बोलो। उसके बाद सर, उसके बाद क्या होगा, जैसे एडवाइजर्स अपॉइंट हो गए उसके बाद क्या होगा, चलो बताओ। उसके बाद होगा पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकल जाएगा। पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकालने के बाद इनविटेशन ऑफ बिड्स आएंगी, तो सिलेक्शन ऑफ बिडर हो जाएगा। सिलेक्शन ऑफ बिडर्स आ गया। क्लियर। सिलेक्शन ऑफ बिडर्स हो गया। सिलेक्शन ऑफ बिडर्स होने के बाद क्या होगा, चलो बताओ। फिर फाइनलाइजेशन हो गया बिडर्स का। उसके बाद शेयर परचेज एग्रीमेंट बनेगा, बराबर, एंड शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनेगा, बराबर। शेयर परचेज एग्रीमेंट बन गया, शेयर होल्डर एग्रीमेंट बनेगा। और उसके बाद फाइनल अप्रूवल के बाद फाइनली क्या हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझा। सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। क्लियर। आगे चलिए, तो अपन ने अगली स्ट्रैटेजी भी पढ़ ली जिससे रीस्ट्रक्चरिंग किया जाता है। चलिए, उसके बाद अब क्या है, अगला जो अब अपने को पढ़ना है वो है जॉइंट वेंचर। क्या है, जॉइंट वेंचर। क्लियर। अब जॉइंट वेंचर क्या होता है, देखिए, फॉर एग्जाम्पल मारुति एंड सुजुकी, जब दो बिजनेस मिलके तीसरा बिजनेस शुरू करते हैं ना, दो बिजनेस मिलके कोई नया कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। फॉर एग्जांपल मारुति के पास क्या है, लेबर है। सुजुकी के पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। तो मारुति और सुजुकी ने मिलके आपस में एक पार्टनरशिप करी और क्या बनाई, मारुति सुजुकी। क्लियर। और मारुति ने क्या कंट्रीब्यूट किया, लेबर। सुजुकी ने क्या दिया, टेक्नोलॉजी। और फाइनली इन्होंने क्या बनाना शुरू करी, कार। तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जब दो डिफरेंट बिजनेसेस आपस में मिलके कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, है ना, पार्टनरशिप करके बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। एक और एग्जांपल ले लीजिए, टाटा स्टारबक्स। टाटा और स्टारबक्स।
स्टारबक्स यूएस बेस्ड कंपनी है, बराबर, अब्रॉड की कंपनी है, टाटा इंडियन कंपनी है, दोनों ने मिलकर टाटा स्टारबक्स बनाया और क्या बेच रहे हैं इंडिया में, कॉफी, बराबर, क्लियर। सिमिलरली आप देख लीजिए विस्तारा एयरलाइंस, ये किस किस का जॉइंट वेंचर है, तो ये है टाटा का और फॉरेन एयरलाइंस का, बराबर, ठीक है। तो टाटा ने और फॉरेन एयरलाइंस ने मिलके विस्तारा एयरलाइंस शुरू करी इंडिया में। तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है, जब दो डिफरेंट बिजनेसेस आपस में मिलकर एक नया बिजनेस शुरू करते हैं। अच्छा, क्या इन एग्जांपल में टाटा बंद हो गया, क्या फॉरेन एयरलाइंस बंद हो गई, नहीं सर। क्या पिछले एग्जांपल में मारुति और सुजुकी बंद हो गई, नहीं, मारुति अपना है, सुजुकी अपना है, ये लोग मिलकर तीसरा बिजनेस शुरू किए, बराबर। तो जॉइंट वेंचर में क्या होता है, तीन डिफरेंट बिजनेसेस मिलके आपस में कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करके बिजनेस शुरू करते हैं। तो जो उनका एग्जिस्टिंग बिजनेस होता है वो बंद नहीं होता है। आगे ये हो गया जॉइंट वेंचर। उसके बाद क्या है, फ्रेंचाइजी, है ना। अगला रिस्ट्रक्चरिंग फ्रेंचाइजी, आपको सबको पता है कि जो फ्रेंचाइजर होता है ना, वो अपनी क्या बांट देता है, फ्रेंचाइजीज बांट देता है। सो फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स, मैकडोनल्ड्स ने अपनी फ्रेंचाइजी बांट के रखी है, क्लियर। उसके बाद आप देख लीजिए डोमिनोज, उसने अपनी फ्रेंचाइजीज बांट के रखी है। पिज्जा हट, उसने अपनी फ्रेंचाइजीज बांट के रखी है। तो देख लेते हैं, फ्रेंचाइजिंग में भी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट आइदर एक्सप्रेस बिटवीन टू पर्सन और पार्टीज by which a franchisee is granted the right to engage in the business of offering, selling, distributing goods and services of the franchisor। तो फ्रेंचाइजर अपनी फ्रेंचाइजी दे रहा है किसको, फ्रेंचाइजी को। तो जिसने अपनी फ्रेंचाइजी दी उसको क्या बोलेंगे, फ्रेंचाइजर। तो डोमिनोज ने अपनी फ्रेंचाइजी दी तो डोमिनोज बन गया फ्रेंचाइजर, जिसको दी वो क्या बन गया, फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजर सपोर्ट ट्रेन एंड टू एन एक्सटेंड कंट्रोल फ्रेंचाइजीज इन सेलिंग गुड्स एंड रीएंडरिंग सर्विसेज एज द इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ द फ्रेंचाइजर इज इंजॉयड। अब मैंने अगर अपने बिजनेस की किसी को फ्रेंचाइजी दी है तो मैं उसको सपोर्ट दूंगा, मैं अपनी ट्रेनिंग दूंगा, मैं सारा कंट्रोल भी करूंगा क्योंकि नाम मेरा इन्वॉल्व है, क्लियर। तो वो एकदम सिंपल है फ्रेंचाइजी। फिर एक और तरीका है स्ट्रैटेजिक अलायंस। अब स्ट्रैटेजिक अलायंस क्या होता है देखते हैं। अब देखिए स्ट्रैटेजिक अलायंस, है ना, देखते हैं। लेट्स से फेसबुक को वीडियो कॉल की फैसिलिटी देनी है ना। फेसबुक चाहता है कि मैं लोगों को क्या दूं, वीडियो कॉल की फैसिलिटी दूं, बराबर। अब इसके लिए फेसबुक को अपना एक पूरा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा वीडियो कॉल का। इसमें बहुत टाइम लगेगा, खर्चा लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो फेसबुक ने क्या किया, फेसबुक ने पकड़ा किसको, स्काइप को, है ना, स्काइप को। स्काइप का ऑलरेडी प्लेटफॉर्म बना हुआ है ना, किस चीज का, वीडियो कॉल का। तो फेसबुक ने स्काइप के साथ क्या कर लिया, अलायंस कर लिया कि देखो भाई, मेरा एक फेसबुक करके एक वेबसाइट है, मैं उस पर लोगों को वीडियो कॉल की फैसिलिटी देना चाहता हूं। आप एक काम करो, आप अपना प्लेटफॉर्म मुझे यूज करने दो, इसके लिए मैं आपको पैसे दूंगा। स्काइप मान गया। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, एक अलायंस वीडियो कॉल के लिए। तो इस तरीके का जब बिजनेस एग्रीमेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंस। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो एक और एग्जांपल क्या है। सो फॉर एग्जांपल एक एम पैसा करके ऐप है, एम पैसा, ठीक है। आईसीआईसीआई इट्स अ बैंक, वोडाफोन, ये क्या है, वोडाफोन है मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी, बराबर। अब लोगों को मोबाइल के थ्रू, है ना, अकाउंट ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर की फैसिलिटी देनी थी, क्लियर। मतलब इसके लिए आपको मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर भी लगेगा और बैंक भी लगेगा, क्योंकि पैसे तो बैंक के एक बैंक से दूसरा बैंक में जाएंगे और मोबाइल के थ्रू जाएंगे। तो आईसीआईसीआई बैंक और वोडाफोन ने मिलकर क्या किया, एक अलायंस बनाया है, स्ट्रैटेजिक अलायंस। आईसीआईसीआई ने बोला मैं बैंकिंग फैसिलिटी दूंगा ताकि लोग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करें। वोडाफोन ने बोला मैं मोबाइल सर्विसेज दूंगा जिस ऐप के थ्रू जाएगा। तो दोनों ने मिलके एम पैसा बनाया। तो यहां पर आप कोई नया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना रहे हो, दो बिजनेसेस मिलके आपस में मिलकर एक बिजनेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर। उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक अलायंस, क्लियर। आगे अब नेक्स्ट, अगला रिस्ट्रक्चरिंग, बायबैक ऑफ शेयर्स। ये सब आपने एग्जीक्यूटिव में सुना होगा, बाय बैक ऑफ शेयर।
क्लियर। अब बायबैक ऑफ शेयर्स आपको मालूम है कि जब कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीद लेती है पब्लिक से, है ना, जब कंपनी अपने शेयर्स वापस खरीद लेती है पब्लिक से, उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। जब अपन आगे जाएंगे उस पर आपको पूरा एक चैप्टर है बायबैक ऑफ शेयर्स पे, तो अपन वहां समझेंगे। अब इसमें आपको देखना है कि कंपनी लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, बराबर। अगर अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो अनलिस्टेड कंपनी को फॉलो करना है सेक्शन 68। क्लियर, कौन सा सेक्शन फॉलो करना है? सेक्शन 68, बराबर। फिर से चलिए फिर से एक बार समझेंगे कि भाई अगर कंपनी कैसी है? अनलिस्टेड। कौन सी है? अनलिस्टेड कंपनी है, तो कौन सा सेक्शन फॉलो होगा? सेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन अगर कंपनी लिस्टेड है, क्लियर, क्या है? कंपनी अगर लिस्टेड है तो उसको फॉलो करना पड़ेगा सेबी बायबैक रेगुलेशंस 2018। क्या फॉलो करना पड़ेगा? सेबी बायबैक रेगुलेशंस 2018। अभी मैं आपको वो दिखाऊंगा स्क्रीन, जिसमें जिससे आप नोट डाउन कर पाएंगे। एक बार फिर से देखते हैं अपन। चलिए फिर से एक सेकेंड। देखिए, अगर कंपनी अनलिस्टेड है तो क्या होगा? सेक्शन 68 होगा। अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशंस, क्या फॉलो करना है? सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशंस। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, मैं आपको बता रहा हूं वो स्क्रीन। सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2018, बराबर। ठीक है, तो अगर कंपनी क्या है? अनलिस्टेड है तो सेक्शन 68 फॉलो होगा। अगर कंपनी लिस्टेड है तो क्या फॉलो करना है? सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2018। क्लियर। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो और इसमें अपन डिटेल में जाएंगे। फिर अगला रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। जैसे बायबैक होता है वैसे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल भी होता है। इसके लिए आपको क्या फॉलो करना है? सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बायबैक के लिए क्या करना था? सेक्शन 68। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल अगर हो रहा है तो सेक्शन 66 अलोंग विथ एनसीएलटी प्रोसीजर फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी रूल्स 2016। क्लियर, 2016, बराबर। तो रिडक्शन देखिए फिर से एक बार देख लेते हैं अपन। बायबैक अगर करना है तो अनलिस्टेड कंपनी के लिए सेक्शन 68 फॉलो होगा, लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2018 फॉलो होगा, बराबर। क्लियर। लेकिन अगर कौन से, अगर आप क्या करने जा रहे हो? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करने जा रहे हो। क्या करने जा रहे हो? अगर आप रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल करने जा रहे हो तो क्या फॉलो होगा? सेक्शन 66 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 along with NCLT प्रोसीजर फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कंपनी रूल्स 2016। क्लियर। लिस्टेड कंपनी है तो सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन, ठीक है, एलओडीआर रेगुलेशन 2015 फॉलो होगा। क्लियर। ये कब फॉलो होगा? अगर कंपनी क्या है? लिस्टेड। कंपनी अनलिस्टेड है तो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी को 66 और एनसीएलटी रूल्स फॉलो करना है। लिस्टेड कंपनी को सेबी के एलओडीआर रेगुलेशंस अलग से फॉलो करना है, बराबर। क्लियर। ठीक। अब एक और रिस्ट्रक्चरिंग का तरीका है, वो है मैनेजमेंट बायआउट। लास्ट रिस्ट्रक्चरिंग का तरीका क्या? मैनेजमेंट बायआउट। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बायआउट। क्लियर। मैनेजमेंट बायआउट। अब मैनेजमेंट बायआउट क्या होता है? मान लीजिए कोई एक्स लिमिटेड है और इसके जो प्रमोटर हैं वो इस कंपनी को बंद करना चाहते हैं। क्लियर। एक्स लिमिटेड है, लॉस मेकिंग कंपनी है, तो एक्स लिमिटेड चाहती है, प्रमोटर चाहते हैं यार ये कंपनी को बंद कर दो क्योंकि लॉसेस बहुत हो रहे हैं। अब दिक्कत ये है, अगर प्रमोटर एक्स लिमिटेड को बंद कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा?
कि भाई कंपनी के जितना भी एम्प्लॉय है उनकी नौकरी चली जाएगी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है, कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं, वही लोग इस कंपनी को खरीद लेते हैं। प्रमोटर को बोलते हैं तुमको बंद करना है ना, एक काम करो, तुम अपने शेयर्स हमको दे दो। एम्प्लॉय बोलते हैं हमको दे दो, हम तुमको पैसा दे रहे हैं, हमको दे दो। क्लियर? सो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब प्रमोटर अपनी कंपनी को बंद करना चाहता है, क्योंकि कंपनी लॉस में, उसको नहीं करना वो बिजनेस, तो एम्प्लॉय बोलते हैं हमारी तो नौकरी चली जाएगी। तो एम्प्लॉय प्रमोटर को बोलते हैं कि तुमको बंद करना है, तुम एक काम करो, तुम पैसे ले लो, कंपनी को बंद मत करो, हमको तुम्हारे शेयर दे दो, हम इस कंपनी को चलाएंगे। तो जब ऐसा होता है कि कंपनी का मैनेजमेंट ही उस कंपनी को खरीद लेता है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट बाय आउट। अब अपन ने जितनी भी रिस्ट्रक्चरिंग के तरीके अभी तक पढ़े, उन सब को डिटेल अपने को आगे के चैप्टर्स में है। हर एक पर आपको डिफरेंट चैप्टर्स हैं, वेदर इट इज बाय बैक, वेदर इट इज रिडक्शन, मैनेजमेंट बाय आउट भी अपन पढ़ेंगे, बाय बैक, टेक ओवर हो गया, मर्जर हो गया, हर एक पर अपने को डिफरेंट चैप्टर्स हैं। यहां पर सिर्फ मैंने अभी आपको ओवरव्यू दिया है कि क्या होता है। क्लियर? अब देखिए, कोई भी बिजनेस को अगर आपको रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, तो फॉर एग्जांपल आपको मर्जर करना है, आपको टेक ओवर करना है, आपको बाय बैक करना है, तो आपको कुछ ना कुछ लॉज फॉलो करना पड़ेंगे। अब कौन कौन से लॉज अपने को रिस्ट्रक्चरिंग के टाइम पर फॉलो करना होते हैं, वो अपने को देखना है। सबसे पहले, क्योंकि रिस्ट्रक्चरिंग कौन कर रहा है? कंपनीज। तो सबसे पहले आप फॉलो करोगे क्या? कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद कंपनीज कंप्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन रूल्स 2016। बहुत सारी रिस्ट्रक्चरिंग ट्रिब्यूनल के अप्रूवल से होती है, इसलिए आपको नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल रूल्स 2016 भी फॉलो करना है। कई बार बहुत सारी रिस्ट्रक्चरिंग में टैक्सेशन इंपैक्ट भी आते हैं, इसलिए आपको इनकम टैक्स भी देखना है। उसके बाद लिस्टेड कंपनीज अगर हैं तो सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस भी देखने हैं। अगर रिस्ट्रक्चरिंग में इमूवेबल प्रॉपर्टीज का ट्रांजैक्शन हो रहा है तो इंडियन स्टैंप एक्ट भी देखना है। अगर टेक ओवर हो रहा है, लिस्टेड कंपनी का टेक ओवर हो रहा है, तो सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन देखने हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी देखने होंगे। अगर फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व है तो आपको फेमा देखना होगा। अगर मोनोपोली क्रिएट होने वाली है तो आपको कंपटीशन एक्ट देखना होगा। क्लियर? अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो आपको आईपीआर भी देखना पड़ेगा। और अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी में है तो आपको इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड भी देखना होगा। मतलब कोई भी कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेट जब कायमे जाता है, रिस्ट्रक्चरिंग में जाता है, तो उसको इतने सब रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज फॉलो करना होते हैं। और ये सारे लॉज एंड रेगुलेशन ही अपने को कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग में पढ़ना है। अभी समझ में आ रहा है आपको क्या पढ़ना है? क्लियर? आगे, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काइंड्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, ये ऑलरेडी अपन पार्ट 1 जो था अपने वीडियो का, उसमें अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। सो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है? मान लीजिए अगर किसी कंपनी की डेट ज्यादा है और इक्विटी कम है, तो डेट ज्यादा है मतलब लोन ज्यादा है, लोन ज्यादा है तो उसका इंटरेस्ट बर्डन ज्यादा है, क्योंकि इंटरेस्ट बर्डन ज्यादा है तो प्रॉफिट कम है, तो ऑब्वियसली उस कंपनी को डेट कम करनी पड़ेगी। जब कोई कंपनी अपने कैपिटल बेस में चेंजेस लाती है, क्लियर, कैपिटल बेस में चेंजेस लाती है, नए शेयर्स इश्यू करती है, डेट कम करती है, लोन्स कम करती है, तो उस रिस्ट्रक्चरिंग को क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग। फिर होती है टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग, ये भी अपन ने पार्ट 1 में देखा हुआ है। टेक्नोलॉजी, मान लीजिए मेरी कंपनी की टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, तो मैं ऑब्वियसली अपनी कंपनीज में टेक्नोलॉजी चेंजेस लाऊंगा, तो उसको क्या बोलेंगे? टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग। मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग, मान लीजिए अभी तक मैं अपना बिजनेस सिर्फ इंडिया में करता था, अब मुझे अपना कस्टमर बेस बढ़ाना है, तो मैं दूसरी कंट्रीज में भी जाके बिजनेस करना शुरू करूंगा, तो उसको बोलते हैं मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग। तो आप अगर अपने कैपिटल बेस में चेंज ला रहे हो तो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग, टेक्नोलॉजी में चेंजेस ला रहे हो टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग, मार्केट चेंज कर रहे हो तो मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग। लेकिन चाहे आप टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग करो, फाइनेंशियल करो या मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग करो, ये जो फोर्थ रिस्ट्रक्चरिंग है, ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों सर ये बहुत क्यों इंपॉर्टेंट है? देखते हैं। क्लियर? ये रिस्ट्रक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अभी तक मेरी कंपनी में, है ना, अपन टेक्नोलॉजिकल की बात कर रहे हैं, सपोज अभी तक मेरी कंपनी में मैनुअल काम होता था, ठीक है, और मेरे यहाँ सारा स्टाफ 60 प्लस है, 60 इयर्स ओल्ड है, ठीक है, उससे ज्यादा ही है, मैनुअल काम करता था। अब मैंने एक दिन क्या किया, मेरे पूरे मैनुअल वर्क को खत्म कर दिया और मैंने अपने स्टाफ को बोला कि भाई अब मैनुअल वर्क नहीं होगा, बराबर, अब कल से
सबको टेक्नोलॉजी से काम करना है, मशीन कंप्यूटर लगा दिए। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि क्या मेरे यहाँ का एम्प्लॉय वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाएगा। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैंने टेक्नोलॉजी तो चेंज कर दी, लेकिन मेरा एम्प्लॉय उस टेक्नोलॉजी पे काम ही नहीं कर पा रहा। तो ऑब्वियसली मेरा यहाँ काम मैनुअल जो अच्छा होता था, टेक्नोलॉजी के बाद तो और खराब हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, चाहे आप फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग करो, चाहे आप टेक्नोलॉजिकल रिस्ट्रक्चरिंग करो, चाहे आप मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग मतलब क्या, अभी तक मेरा जो भी काम था वो इंडिया में था, बराबर। अब मैंने सोचा मैं अपना बिजनेस रशिया में एक्सपांड करता हूं और इंडिया से 5 लोगों को रशिया भेज दिया। अब रशिया में प्रॉब्लम यह है कि अभी तक वो 5 लोगों ने काम कहाँ किया, इंडिया में। वो लोग चले गए रशिया, तो मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग करी। अब रशिया में टेम्परेचर है नेगेटिव, लैंग्वेज बैरियर, बहुत सारी दिक्कत मेरे स्टाफ को वहां आई। तो वो लोग जो काम इंडिया में कर पाते थे वो वहां नहीं कर पाए, तो मेरे इंडिया का बिजनेस भी हैम्पर हुआ और रशिया में भी मेरा बिजनेस नहीं हुआ। तो आप कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग करो, आपको ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, आपको आपके स्टाफ को, पर्सनल को, एम्प्लॉइज को उतना इंप्रूव भी करना पड़ेगा ताकि वो इन रिस्ट्रक्चरिंग को अडॉप्ट कर पाए। क्लियर। सो कितने टाइप की रिस्ट्रक्चरिंग हो गई, फाइनेंशियल अगर आप कैपिटल बेस में चेंज कर रहे हो, टेक्नोलॉजिकल अगर आप टेक्नोलॉजी में चेंज कर रहे हो, मार्केट अगर आप एक्सपांड कर रहे हो। तीनों रिस्ट्रक्चरिंग में से सबसे पहले आपको कौन सा रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल। आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाना पड़ेंगे। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग नहीं किया तो आपका ऊपर का जो रिस्ट्रक्चरिंग है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। पक्का क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग, है ना। कभी भी आप कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग करने जाओ तो किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है। सबसे पहले आपको देखना है टैक्सेशन एक्सपेक्ट, कि मेरी रिस्ट्रक्चरिंग के बाद, मर्जर के बाद, अमलगमेशन के बाद, टेक ओवर के बाद, बायबैक के बाद क्या कोई टैक्स आ रहा है। स्टैम्प ड्यूटी एक्सपेक्ट, कि भाई अगर मान लीजिए मेरी रिस्ट्रक्चरिंग में इमूवेबल प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है, तो अपन ने पढ़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ती है, तो कितनी स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। फिर मैं जो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहा हूं, चाहे बायबैक हो, चाहे टेक ओवर हो, चाहे मर्जर हो, चाहे रिडक्शन हो, कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग हो, लीगल एंड प्रोसीजरल एक्सपेक्ट क्या है, कौन कौन से लॉज मुझे फॉलो करना पड़ेंगे। कल्चरल एंड ह्यूमन एक्सपेक्ट, क्या मेरी रिस्ट्रक्चरिंग को मेरे यहाँ के एम्प्लॉयज अडॉप्ट कर पाएंगे। वैल्यूएशन एक्सपेक्ट, उस रिस्ट्रक्चरिंग पे कितना खर्चा आएगा, क्या उतना खर्चा करने के बाद मुझे प्रॉफिट मिलेगा। इकोनॉमिक एक्सपेक्ट, तो सपोज मैंने मर्जर तो कर लिया, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड का मर्जर हो गया, वोडाफोन और आइडिया का मर्जर हो गया, 500 करोड़ खर्च हो गए, लेकिन वैल्यूएशन हो गया 500 करोड़ खर्च हो गए, लेकिन 500 करोड़ खर्च होने के बाद मेरे को प्रॉफिट 200 करोड़ का ही हो रहा है, तो 300 करोड़ का तो मुझे लॉस है। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि रिस्ट्रक्चरिंग के बाद आपको इकोनॉमिक एक्सपेक्ट, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या बोलते हैं, क्या मेरी रिस्ट्रक्चरिंग के बाद मोनोपोली तो नहीं होगी। तो फॉर एग्जांपल पीवीआर और सिनेमैक्स ने आपस में मर्जर किया, तो क्या पीवीआर और सिनेमैक्स का मर्जर के बाद मोनोपोली तो क्रिएट नहीं हो गया। कंपटीशन एक्सपेक्ट, कंपटीशन लॉ, है ना, और टैक्सेशन एक्सपेक्ट को अपन ने देख लिया। तो कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग के पहले आपको इतनी बातों का क्या रखना पड़ेगा, ध्यान। क्लियर। आगे अब मोटिवेशन बिहाइंड मर्जर एंड एक्विजिशन। आप मर्जर करो, आप एक्विजिशन करो, टेक ओवर करो, क्या मोटिव होता है। सबसे पहले मोटिव क्या होता है, ग्रोथ, कि भाई आज मैं जितना ग्रो कर रहा हूं उससे ज्यादा ग्रोथ करूं। दूसरा, अपन ने देखा बैकवर्ड इंटीग्रेशन, बैकवर्ड मर्जर मैंने आपको बताया था, जब टाटा मोटर्स ने एमआरएफ को मर्ज कर लिया था। क्यों कर लिया था, क्योंकि उसको डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं मुझे रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। तो कई बार इसलिए भी होता है मर्जर कि मेरे को रॉ मटेरियल की जो कमी हो सकती है, मैं रॉ मटेरियल सप्लायर को मर्ज कर लूं। एक्सप्लॉइट यूनिक एडवांटेजेस, लेट्स से ए लिमिटेड और बी लिमिटेड है, ठीक है। ए लिमिटेड के पास बहुत अच्छा टेक्निकल स्टाफ है, टेक्निकल वर्कर्स है, मतलब ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। बी लिमिटेड के पास पैसा बहुत है लेकिन काम करने वाले लोग नहीं है। तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड में आपस में मर्ज हो जाएंगे। ए लिमिटेड का यूनिकनेस क्या है कि उसके पास टेक्निकल वर्कर है, बी लिमिटेड के पास क्या है, पैसा है, तो दोनों मिलकर काम कर पाएंगे। तो एक्सप्लॉइट यूनिक एडवांटेज। डिफेंसिव, कई बार आपको मर्जर डिफेंसिव टेक्निक के लिए, डिफेंस के लिए भी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल वोडाफोन एंड आइडिया, इन्होंने अपना मर्जर क्यों किया, ताकि जो जियो इनको कंपटीशन दे रहा था वो कंपटीशन कम हो जाए। पहले वोडाफोन और आइडिया अलग अलग थे, दोनों आपस में भी लड़ते थे और जियो से भी लड़ते थे। अब वोडाफोन और आइडिया एक हो गए,
ताकि वो मिलके लड़ पाए। तो कई बार आपको अपने आप को बचाने के लिए भी मर्जर करना पड़ता है। रिस्पॉन्स टू क्लाइंट नीड्स। लेट्स से आपकी कंपनी है इंडिया की एक्स लिमिटेड, ठीक है, आपकी कंपनी है एक्स लिमिटेड, कहाँ की? इंडिया की। ये अभी तक बिजनेस करती थी इंडिया में, अब आपको आपका बिजनेस यूएस में भी एक्सपांड करना है। तो आप क्या करोगे, एक यूएस कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लोगे, मर्जर कर लोगे कि भाई मैं इंडिया का संभालता हूं, मेरा प्रोडक्ट यूएस में ही बेचना है, तो तू मेरे प्रोडक्ट वहां बेच। तो रिस्पॉन्स टू क्लाइंट नीड्स, वहां के क्लाइंट की नीड्स को भी आप फुलफिल करोगे। अपॉर्चुनिटीज के लिए जनरली मार्केट रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो एक्स लिमिटेड को अपॉर्चुनिटी है यूएस में बिजनेस करने की, तो आप यूएस की कंपनी के साथ मर्जर कर लो, तो अपॉर्चुनिटी। और ग्रोथ ओरिएंटेशन, आप कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग करो, है ना, मेन फोकस क्या होता है? ग्रोथ, ताकि मेरी फ्यूचर में क्या हो जाए? ग्रोथ हो जाए। क्लियर? सो दीज आर दी मोटिवेशन। कोई भी बिजनेस क्यों रिस्ट्रक्चरिंग के लिए जाए? ग्रोथ हो, उसको रॉ मटेरियल मिलता रहे, उसके जो एडवांटेजेस है, यूनिकनेस है, वो बनी रहे। कई बार आपको डिफेंस के लिए भी करना पड़ता है, कई बार आपको क्लाइंट नीड्स को फुलफिल करने के लिए करना पड़ता है, कई बार आपको नई अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए भी मर्जर एंड एक्विजिशन करना पड़ता है। बराबर? आगे कंक्लूजन। द सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया हैव एक्सेलरेटेड द ट्रेंड ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, है ना, जो ये जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं इंडिया में, है ना, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे हैं, आप देखिए इकोनॉमी कितनी ग्रो हो रही है अपनी इंडिया में, उसमें कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग को बढ़ा दिया है। हर बिजनेस को अगर कॉम्पीट करना है तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इंडियन कंपनीज आर ट्राइंग टू ब्रिंग द ग्लोबल साइज ऑपरेशन। देयर इज अ मूव टुवर्ड्स अ फेज वेयर बिजनेस एक्टिविटीज विल बी गाइडेड बाय मैक्सिमम सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। अगर आप अपने आप को रिस्ट्रक्चर नहीं करोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अपन ने सुना है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, जो फिट है वही सर्वाइव करेगा। तो फिट आप कैसे बनोगे? आपको अपने अंदर चेंजेस लाना पड़ेंगे। द अंडरलाइनिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग इज क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव बिजनेस ऑपरेशन, है ना। कोई भी बिजनेस अपने आप को रिस्ट्रक्चर क्यों करता है? ताकि वो एफिशिएंट बन पाए, अपने कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट कर पाए बाय इंक्रीजिंग द मार्केट शेयर। वो कैसे कॉम्पीट कर पाएगा? आप अपने आप को चेंजेस करोगे तो ग्रो करोगे, आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, आपका ब्रांड का पावर बढ़ेगा, आप सिनर्जी, आप ज्यादा। और सिनर्जी मैंने आपको वॉल्यूम पार्ट 1 में पढ़ाया है, बराबर। जब इसका जब आप वीडियो का पार्ट 1 आपने देखा होगा, ऑपरेशनल सिनर्जी मैंने वहां आपको बताया था। सिनर्जी, सिनर्जी मतलब जो आपका मेन कोर कॉम्पिटेंसी, सिनर्जी, है ना, आप जितना पहले काम करते थे उससे ज्यादा कर पाओगे। तो कोई भी रिस्ट्रक्चरिंग इसलिए की जाती है। क्लियर? सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1। इससे अब अपन आगे जाके एक एक जो अपन ने टूल्स देखे हैं, मर्जर, टेक ओवर, उसको अब अपने को आगे जाके डिटेल्स में समझना है। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, नहीं है तो आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। बराबर? इससे रिलेटेड जो नोट्स हैं, जो चैप्टर नंबर 1 के नोट्स हैं, आप कैप्स लर्निंग का ऐप डाउनलोड करिए। वहां आपको स्टडी मटेरियल में चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ फाइल मिल जाएगा। मैं यूट्यूब वीडियो में ये नीचे लिंक डाल रहा हूं। क्लियर? आप वहां से जाके कैप्स लर्निंग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर किसी के पास नहीं है, और वहां जाके आप ये चैप्टर नंबर 1 की पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, थैंक यू सो मच।